नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड के समाचार जगत में आपका स्वागत। आज पूरे संसार की तरफ एक वर्चस्व की जंग चढ़ी हुई है, जहां एक तरफ रूस और अमेरिका के बीच जंग छिड़ने के आसार हैं। रूस पर 30 से अधिक अमेरिका और उसके मित्र देश हमला करने के लिए एकजुट हो रहे हैं, यूक्रेन के नाम पर। यूक्रेन कह रहा है कि हमें इस अमेरिका युद्ध उन्माद न फैलाए, हमारी सहायता करे, उसके लिए धन्यवाद, पर युद्ध उन्माद न फैलाए। पर अमेरिका चाहता है युद्ध उन्माद फैले। अमेरिका रूस के पड़ोसी देश, परिवार देश, रूस परिवार जो सोवियत संघ परिवार के देश हैं, यूक्रेन में अपनी दखलंदाजी और उनको नाटो का जबरन सदस्य बना रहा है। रूस का भय दिखाकर अमेरिका यूक्रेन को भयक्रांत करना चाहता है और वर्चस्व की जंग, कहीं न्याय की लड़ाई नहीं है। अगर अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ, वर्चस्व के खिलाफ जंग लड़ता है तो पाकिस्तान को बेनकाब करता है, उस पर अंकुश लगाता है। जो अफगानिस्तान को तबाह कर रहा है, जो भारत को तबाह कर रहा है, जो चीन, भारत सहित विश्व के अनेक देशों को, पड़ोसी देशों को परेशान कर रहा है, उस पर अंकुश लगाता है। पर यूक्रेन से करना है, पर यूक्रेन से, रूस से पंगा लेते समय उसके, जहां नाटो परिवार के यूरोपीय देश एकजुट हो रहे हैं, वहीं चीन ने भी रूस का साथ दे दिया और उसने अमेरिका के पूरा कटघरे में खड़ा कर दिया। भारत के लिए ये दुविधा की स्थिति हो गई है कि वो अपना परंपरागत मित्र रूस के साथ खड़ा रहे या अमेरिका के साथ। अब ये वर्चस्व की जंग दूसरी तरफ पूरी दुनिया कोरोना महामारी, चीन द्वारा प्रसारित महामारी, जो एक जैविक हथियार भी बताए जा रहे हैं, जिसमें चीन द्वारा पूरे विश्व को तबाह करने के लिए, जिसमें 37,56,30,231 लोग अब तक कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं और 56 लाख मारे जा चुके हैं, 56,83,128, जिसमें 9 लाख तो केवल अमेरिका में मारे गए, 5 लाख के करीब भारत में मारे जा चुके हैं। संसार का कोई ऐसा बड़ा देश नहीं है जो मारे ना जाए। फिर भी क्या है, दुनिया उसको समझ नहीं पा रही। जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ असहाय बैठा हुआ है, किस प्रकार से अमेरिका ने तबाह किया इराक को, उस समय भी संयुक्त राष्ट्र संघ असहाय बैठा। उसके बाद अफगानिस्तान का प्रकरण हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ तबाह और तमाशबीन रहा। उसके बाद इस समय अब यूक्रेन का प्रकरण आ रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ फिर मूक रहा। इससे साफ होता है कमजोर होना एक संसार में सबसे बड़ा अभिशाप है। जो मजबूत देश हैं उनकी आवाज दुनिया सुनती है, कमजोर देशों के साथ कोई खड़ा नहीं होता है जब तक बड़े देशों के उस पर हित न हो। तो वही यहां दिखाई दे रहा है। अमेरिका वर्चस्व की जंग लड़ रहा है रूस के साथ। रूस कह रहा है ये हमारे पड़ोस में क्यों दखल दे रहा है, क्यों आ रहा है इधर, शीत युद्ध इसी में था। और अमेरिका कह रहा है ये यूक्रेन आदि देशों को धमका रहा है। दोनों वर्चस्व की जंग में मानवता को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। और वही चीज अब इधर कोरोना महामारी की हो रही है, तो एक तरफ मेडिकल माफिया इससे अपना धंधा बना दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो चीन के
रहमो करम जो इशारे पे संचालित हो रहा था, चीन के आगे दब्बू बना हुआ था, आवाज नहीं निकल रही थी, चीन को इस प्रकार के शंकाओं से दूर कर रहा था, जो कटघरे में पूरा विश्व अमेरिका सहित रख रहे थे, वो उसको एक प्रकार से पाक साफ घोषित कर रहे थे। आज भी अब ये पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर गिनते रहेंगे, अभी अनंत तक का आएगा। इसका समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ये नहीं करना चाह रहे, वह करें भी कैसे? चीन पे अंकुश लगाने की स्थिति में अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र देश नहीं है। भारत और अमेरिका जैसे देशों और ब्राजील, इन देशों को इस तबाही का झेलना पड़ रहा है, जबकि रूस को भी झेलना पड़ा। ब्रिटेन, नाटो, फ्रांस, यूरोप के जितने भी देश हैं, बड़े देश, उन्हें झेलना पड़ा। तो ये सारी चीजें जो है, जब तक हम जैविक हथियारों पे अंकुश लगाने का एक कड़ा कदम विश्व स्तर पर नहीं उठाएंगे, तब तक इस प्रकार की समस्या आएगी। तब तक मेडिकल माफिया, ये स्वास्थ्य गिरोह, जो चिकित्सालय जो जीवन दान के नाम पे बनते थे, अब निजी क्षेत्रों में वो केवल वसूली गिरोह बन गया, एक लुटेरों का गिरोह बन गया। नई नई बीमारियां इजाद की जा रही है, लोगों को भयक्रांत किया जा रहा है, इतना का पैकेज दो, इतना का पैकेज दो। अब उसके बाद अब आते हैं हम भारत की राजनीति में। भारत में इन दिनों 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, जो विश्व का सबसे बड़े जनसंख्या वाला प्रांत है, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, अधिकांश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है और भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्तासीन होना चाहती है और इनका मुकाबला कांग्रेस से है। पंजाब में कांग्रेस सत्तारूढ़ है। भारतीय जनता पार्टी की यह है कि किसी भी ढंग से सत्ता में है, वैसे हर पार्टियों का है, जनसेवा के द्वारा नहीं। अब तिकड़मबाज करके जनता को प्रचार में उलझाया जाए, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जो देश में इस प्रकार की गंभीर समस्या, उनका समाधान नहीं करना। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बहुत मजबूती से अपराधियों पे अंकुश लगाने का काम किया, छद्म धर्मनिरपेक्षता को तार तार किया, जो राष्ट्र को खोखला कर रही थी, जो समाज में विषगमन कर रही थी, जो माफियागिरी, जो भ्रष्टाचारी, जो अत्याचारी कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे थे, संविधान की आड़ लेकर राष्ट्र को कमजोर कर रहे थे, उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कमजोर। तो इसमें हम ले चलते हैं आपको हमारे गृह प्रदेश उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या हालत हो रखी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अगर इतनी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दिग्गजों को, आला कमान को अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने के लिए नहीं आई होगी जितनी उत्तराखंड में। बहुत मुश्किल है, एक इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है। भागदौड़ तो उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, पर वो छोटे स्तर पर खींचतान हो रही है, अन्य प्रांतों में भी हो रही है, परंतु इस ढंग का नहीं हुआ। छोटा सा प्रदेश, 70 विधायकों का विधानसभा, और उसमें भी ले 36 प्रकार के द्वंद्व, एक से बड़े मठाधीश, और उसमें धृतराष्ट्र बने हैं दिल्ली और दरबार में बीजेपी और कांग्रेस के मठाधीश। वो अंधे बांटे रेवड़ी अपने अपने देव, जो नीचे जनसेवा कर रहे हैं उनको नहीं दे रहे हैं, जो धमका रहा है, जो ये कर रहा है, जो पत्रम पुष्पम फलम इनके गुर्गों को पहुंचा रहा है, उनको दे रहे हैं। तो लोग नाराज होंगे जो जमीन पे, कुछ लोग तो आंसू भी बहा रहे थे,
कुछ तो आंसू बहाकर लोगों की भावनाओं का दोहन करना चाहते थे, अपने को पीड़ित का कार्ड खेलना चाहते थे। बच गए। हरक जी रो रहे थे, पूरा प्रदेश हैरान था। परंतु हम जैसे मित्र जो उनको जानते हैं, वो जानते हैं कि वो अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए आंसुओं को भी हथियार बनाने में बहुत महारत हासिल है। अब ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि जिन्हें टिकट नहीं मिली, बीजेपी जिसे टिकट देने के लिए तैयार। चुनाव से पहले एक दृश्य साफ लगा कि बीजेपी आलाकमान को भी साफ पता हो गया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में हार रही है चुनाव। इसलिए उन्होंने फटाफट एक मुख्यमंत्री बदला, 2 मुख्यमंत्री बदला, 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बना दिए। और उल्टा जब प्रश्न किया तो राजनाथ जैसे तुरम खान नेता, वो कहते हैं जी ये प्रश्न उठाने की बात है, हमारी मर्जी, हम 3 बदले या 10 बदले। अरे भाई राजनाथ जी, ये उत्तराखंड लोगों ने अपनी संघर्ष, अपने बलिदानों से, खून पसीने से बनाया है, शहादत से। आप जैसे नेताओं के लिए अभयारण्य नहीं बनाया है। यहाँ के विकास के लिए, देश की मजबूती के लिए उत्तराखंड का हर कण कण, हर बच्चा, जवान राष्ट्र के लिए समर्पित। भारत की संस्कृति की तपोभूमि है उत्तराखंड, और आप ऐसे हल्के में ले रहे हैं। जनता आपके वो है। जनता ने तो मोदी के काम को लेकर, कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त होकर मोदी पे विश्वास करके 2017 में जनादेश दिया था, 2014 में जनादेश दिया, 2021 में जनादेश दिया। और आप कह रहे हैं हमारी मर्जी हम बनाएं। और भाई आप मर्जी क्या है? आप तो सेवक हैं, आप मालिक नहीं हैं। लोकतंत्र में जी रहे हो कि कहाँ जी रहे हो? लोकतंत्र है। राजनाथ जी, आप देश के रक्षा मंत्री भले बन गए हो, उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री बन गए हो, लेकिन आपके सर से आपको अभी तक ये भी नहीं पता कि देश में लोकशाही है। आप कह रहे हैं हमारी मर्जी, हम जितने भी बनाए। भाई तुम्हारी मर्जी है, संविधान से खिलवाड़ करो, पर जनता उस खिलवाड़ करने वालों को माफ थोड़ी कर देती है। आपके पास जब तक जनादेश की सत्ता है, आप उसको दुरुपयोग करते रहो, पर जनता निर्णायक समय पे आपको सबक सिखाएगी। और सबक जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने कि भला दिन लाएंगे, वहाँ के अजय भट्ट ने कर्णप्रयाग विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के समय कहा था कि अगर हम जीतेंगे तो गैरसैंण राजधानी बनाएंगे। मदन कौशिक जो आपके वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने निजी विधेयक गैरसैंण विधानसभा में रखा था कि गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी बनाया जाए। और आपके एक तुरम खा मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र रावत, जिन्होंने सब विधायक, उदंड विधायकों, उजाड़ू बलों पे अंकुश लगा दिया था। उन्होंने कहा जी ग्रीष्मकालीन में, अरे अंग्रेजों से भी बढ़ के हो गए तुम, अंग्रेज बड़े लाट साहब हो गए, तुम्हें कभी ग्रीष्मकालीन राजधानी चाहिए, कभी शीतकालीन राजधानी, कभी बसंतकालीन राजधानी। आपने काम करना है कि मठाधीशी दिखानी? भूल गए। तो महाकाल का आदेश हुआ, वो 2-4 दिन ही में उनका तख्ता पलट हो गया, वो सत्र भी पूरा नहीं कर पाए। गैरसैंण के विरोध पे तिवारी विकास पुरुष से विनाश पुरुष सिद्ध हो गए। खंडूड़ी जी ईमानदार के नाम पे सारंगी बजाते हुए नजर आए। अब वो अपने बच्चों को, एक बच्चे उनके कांग्रेस में, एक बीजेपी में है बिटिया, और पेंशन खंडूड़ी जी अब अपना सेवानिवृत्ति का समय बहुत आनंद में गुजर रहे। अभी भी बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दिल्ली में बैठे आकाओं को ऐसा लगा नीचे वालों ने गुमराह कर दिया कि बहुत बड़े नेता हैं, उनके बच्चों को भी टिकट। बस जब खंडूड़ी नहीं बचा पाए कोटद्वार की से सीट,
तो उनकी बेटी क्या बचा पाएगी जो बगल वाली सीट पे आपने जिनको इस योग्य नहीं समझा, जीतने के योग्य नहीं समझा। जीतने के योग्य समझते तो उनकी टिकट क्यों काटते? अब एक से बड़े तुरम खान, तो वहां पे राजकुमार ठकुराल की रुद्रपुर से आपने टिकट काटी तो निर्दलीय लड़ने बैठ गए। ओम गोपाल जी की टिकट काट दी कि बाहर से आए कांग्रेसी सुबोध उनियाल को टिकट दी, तो उन्होंने बीजेपी में विधायक रहे, वो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दी नरेंद्र नगर से। अब इधर किशोर उपाध्याय ने सोचा कि मैं कांग्रेस में रहते हुए तो जीत नहीं सकूंगा, क्योंकि यहाँ टिहरी विधानसभा में जो मजबूत दावेदार हैं, एक जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, दिनेश धनाई, वो तो कांग्रेसी वोट भी काटेंगे। तो इसलिए उन्होंने बहुत जबरदस्त वन अधिकार के नाम पे चुपके चुपके भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन गए टिहरी से। उन्होंने मालूम है कि जीत सकता हूँ, वो अपने हित के लिए हैं। उनके ये जो दल बदलना वो अपने स्वार्थ के लिए। हम ये कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर ये नेता कब लोकतंत्र की परिभाषा समझेंगे, आत्मसात करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, प्रदेश की सेवा करेंगे। जो जनता इनको इतना सम्मान ऐसो आराम देती है, उसके हितों को रोंदने का, उनकी आशाओं को रोंदने का काम ये नेता कैसे करते हैं? इससे देख के बड़ा आश्चर्य होता है। लगता है उत्तराखंड में इस चुनाव में हमने दो चीज़ें देखी। एक नेता अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान है, वो कहते हैं हम अपने बच्चों के लिए सीट तक नहीं कर पाए। अरे तुम अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाए, तुमने प्रदेश के लिए क्या किया है? अधिकांश नेता अपने बच्चों, परिवारों, पहले तो अपनी सीट के लगते हैं, जब अपनी सीट मजबूत समझते हैं तो अपने बच्चों को लेकर पत्नी बना देते हैं, बेटे बना देते हैं, बिटिया बना देते हैं। जिनका कुनबा ज़्यादा है वो बेचारे, पिछली दफ़े रावत जी 2 सीटों से इसलिए हारे कि वो चालाकी कर रहे थे, एक सीट पर अपनी पुत्री को भी लड़ाना चाह रहे थे। और इस बार उन्होंने हरिद्वार ग्रामीण से उसी अपनी बिटिया अनुपमा को दिला दी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला की उपाध्यक्ष बना के। तो ये चीज़ें हैं। हम ये देखते हैं, ये जो घड़ियाली आंसू, ये बरसों की जंग, जो राजनेता अगर ये जनसेवा का संकल्प होते तो ये प्रदेश में राजधानी गैरसैंण बन जाती कब की। मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा हो जाती, ये भू कानून लागू हो जाता, मूल निवास लागू हो जाता, जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसमन यहाँ रुक जाता झारखंड और पूर्वोत्तर की राज्यों की तरफ। पर इनको शुद्ध नहीं है उत्तराखंड, नहीं इन्हें लोकशाही का प्रथम पाठ पढ़े। ये दलीय खींचातानी में लगे रहते हैं, मेरा दल ऊपर तेरा दल ऊपर, मेरा दल ऊपर तेरा दल नीचे, जिंदाबाद मुर्दाबाद नेताओं के बाद में टिकट के लिए मन। इस चीज़ में हमें एक विलक्षण चीज़ दिखाई दी कि जो चीज़ हमें ये दिखाई दी, एक तो केदारनाथ के प्रत्याशी, वहाँ से मनोज रावत अच्छे जागरूक प्रतिभाशाली नेता, ऐसे जागरूक विधायक बहुत कम है उत्तराखंड में। तो उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं कुलदीप रावत, निर्दलीय, बहुत विलक्षण प्रतिभा है। इसलिए लगता है कि पिछले दफे भी निर्दलीय लड़े, बहुत कम वोटों से जीतते जीतते बच गए। उनमें मुझे एक ये प्रतिभा नजर आई कि वो किसी इतने समर्थ हैं, धनवान हैं। आजकल सबसे बड़ी योग्यता है धनवान होना। वो धनवान हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। उनके समर्थक बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करी। इस समय भी वो निरंतर खर्च करते रहे, पर वो किसी पार्टी के, बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी दल के नेता के आगे पीछे नहीं घूमे। उन्होंने कहा लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, तो मैं जनता की सेवा करूँगा। ये बड़ी अच्छी परिभाषा उन्होंने सीख ली है। मैं भी कई बार ये सोचता था कि वो किसी भी पार्टी के
प्रांत अध्यक्ष को, बड़े नेता को कुछ पत्रम पुष्पम दे देते तो ये नेता दुम हिलाते रहते, उन्हें टिकट दिलाने के लिए अपना दाव लगा देते। एक टिकट तो नेता प्रतिपक्ष भी रखता है या मुख्यमंत्री भी रखता है, प्रदेश अध्यक्ष भी रखता है, ये प्रभारी होता है वो भी रखता है, एक वीटो कर देते हैं एक दूसरे को खर्चा चलाने के लिए, पार्टी को उसके नाम पे देश चला देते हैं, अपने समर्थकों को देते हैं। पिछली दफे लोगों ने देखा किस प्रकार से विधानसभा में रुद्रप्रयाग का टिकट बीजेपी के नेता को मिल गई, कांग्रेस की। किन किन को टिकट मिल जाती है ये बहुत बड़ी कथा है। अब इन्हीं की पार्टी के लोग ठकुराल जी कह रहे हैं इतना करोड़ में टिकट बिकी बीजेपी, कोई धन सिंह रावत जी कह रहे हैं, नेगी जी कह रहे हैं, जो टिहरी से बीजेपी के नेता थे, किशोर उपाध्याय बीजेपी में आए तो धन सिंह जो बीजेपी के वर्तमान विधायक थे टिहरी से, वो कांग्रेस में आ गए, उन्होंने भी आरोप लगाया करोड़ों रुपये। ये पैसे का तो खेल चलता है, और कौन चलता है ये आसपास के लोग और ये नेता बखूबी से जानते हैं कितने में टिकट मिलती है। पर कुलदीप रावत जी इन नेताओं के पास जाने के बजाय किसी पार्टी का चक्कर नहीं मारते हैं, वो सीधा जनता के पास जाते हैं। कोरोना काल में भी वहाँ जनसेवा करने बैठ गए। कई स्कूलों में थपलियाल जी बता रहे थे, लक्ष्मी प्रसाद थपलियाल, उनको जानते हैं, उनके मित्र हैं, कि बड़ी सेवा करते हैं लोगों। लोग दलीय बंधुआ मजदूरी छोड़कर ऐसे जनसेवक की। दूसरा हमने ये देखा टिहरी में एक विलक्षण नेता रहे, उसमें हरीश रावत सरकार में मंत्री भी, दिनेश धनी, किशोर उपाध्याय और उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, इसलिए कांग्रेस में उन्होंने समझ लिया कि किशोर भाई का दिल्ली में पकड़ मजबूत है आला कमान पे। वो दरबारी रहे आला कमान के, रुड़की ये अमेठी के भी चुनाव में राजीव जी के समय से, तो बड़ा पकड़ रही। तो उन्होंने कहा कि वो टिकट तो किशोरी को देंगे, आला कमान वाले। जनता में नीचे पकड़ भले ही धने की हो, तो उन्होंने कहा क्या किया जाए। उन्होंने कहा टिकट के लिए इन आला पार्टी के चक्कर लगाने से अच्छा बाद में टिकट नहीं मिलेगी, निर्दलीय लड़ो, अपनी पार्टी बनाए। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। तो एक उनकी पार्टी से कई लोग कर्णप्रयाग से भी लड़ रहे हैं चुनाव, उधर थराली से भी लड़ रहे हैं, कोई अन्य जगह से भी। सूरवीर सजवाण टिहरी से पहले विधायक भी रहे और टिहरी विधानसभा के अब के 2-3 बन गई, पहले परिसीमन से पहले भी रहे उत्तर प्रदेश में। तो वो कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग ज़्यादा रिश्के से इस तरफ आ गए, बांध और अन्य कारण से। तो मेरा वहाँ पे बड़ी दखलंदाजी थी, पर लेकिन आला कमान के आसपास के जो मठाधीश हैं उनको वो समझा नहीं पाए। तो उन्हें इतना विश्वास है मैं जीत सकता हूँ, या आजकल तो ये जीतने के लिए लड़ते हैं या तो समीकरण बिगाड़ने के लिए लड़ते हैं, तो वो भी निर्दलीय हो गए। ठकुराल जी भी, राजकुमार ठकुराल भी रुद्रपुर से ताल ठोक रहे। और विजय बहुगुणा जी इस समय उनके बेटे सौरभ बहुगुणा को टिकट मिल गई, तो वो इस समय हरीश रावत की राजनीतिक मौत की भविष्यवाणी करने बैठ गई कि कहे जी लाल कुआं से तो मौत का कुआं साबित होगा। कभी मित्र थे महाराज को रोकने के लिए, जब महाराज मजबूत थे तो महाराज के लोग ने हरीश रावत और विजय बहुगुणा ने युगलबंदी की। युगलबंदी ऐसे कि मठाधीश 10 जनपद में ये कहा कि हम दोनों में से किसी को भी बना दीजिए। हरीश रावत ने ये सोचा कि बहुगुणा तो नौसू किए हैं, मुझे अनुभव है, तो आला कमान मुझे, पर उन्हें नहीं पता कि दरबारी कितने आला कमान के दरबारी किस ढंग से मैनिपुलेट कर देते हैं। तो उन्होंने कर दिया, बहुगुणा को बना दिया। हरीश रावत जी देखते रह गए। उसके बाद जब केदारनाथ शास्त्री में बेनकाब हुए बहुगुणा और अलोकप्रिय हुए, तो कांग्रेस आला कमान को मजबूरी से बदलना पड़ा और हरीश रावत को ताजपोशी करनी पड़ी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ अति उत्साही अविवेकी नेताओं ने
वहाँ की सरकार गिराने की कोशिश की। जो प्रदेश के विकास का समय होना चाहिए था, काम का, वो गिराने की कोशिश की। उसमें मुंह की कहानी पड़ी, पूरे देश में जगह संसाई अलग हुई भारतीय जनता पार्टी। तो ये प्रकरण हुआ। तो उसमें हमें लगा कि किसी भी ढंग से जनता की सेवा में जितने भी ये मठाधीश हैं, अगर आप अपनी जनता में पकड़ रखते हैं और ये सोचो कि किसी भी ढंग से जनता की सेवा करनी है। अभी हमारे मित्र रघुवीर बिष्ट को वहाँ से टिकट नहीं मिली, लैंसडॉन से इसलिए नहीं मिली कि हरक सिंह रावत की पुत्रवधू को वहाँ से दिया गया कांग्रेस आला नेतृत्व द्वारा। तो उन्होंने कहा कि भाई इस समय चुनाव, एक तो कोरोना काल का हो गया है, चुनाव आयोग ने ऐसी बंदिशें लगा रखी है, जनसभाएं नहीं होती। व्यवहारिक रूप से उन्होंने कहा इस समय निर्दलीय भी लोग नहीं देते हैं वोट, रुझान। तो मुझे इस मामले में लेकर मुझे सबसे बेहतर लगा इनका, ये जो केदारनाथ के प्रत्याशी कुलदीप रावत का, कि निर्दलीय अपनी पूरी टीम रखा है अपने नेता। राजेंद्र भंडारी वहाँ गोपेश्वर में है, तो उन्होंने भी अपने दमखम पे वो चुनाव की तैयारी करते हैं। वो चुनाव में मजबूत नेता हैं, अपनी दमखम से अपनी पत्नी को भी जिला पंचायत की अध्यक्ष बनाया। इधर मैं देखता हूँ हमारे मित्र थे गोपाल उप्रेती जी, रानीखेत से मांग रहे थे। हमने उन्हें पहले कह दिया था अजय भट्ट जी आपको टिकट नहीं देंगे, क्योंकि वो जातीय राजनीति में कोई अपनी सजातीय नेता को मजबूती नहीं प्रदान करता। ये जातिवाद का जहर इतना घुला हुआ है, ये अपनी जाति को ही लपेट देते हैं। अपनी जाति के बड़े नेता को कोई बड़ा नेता आगे नहीं बढ़ने देता, वो केवल अपने को ही चौधरी बनता है और मतदाताओं को गुमराहता है कि मैं तुम्हारी जात का बड़ा हूँ। तो वास्तव में भारत के समाज का विकास का और सामाजिक विषमता, समाज में ताना बाना खत्म करने का काम ये राजनीतिक नेता करते हैं। राजनीतिक नेताओं ने, अब ये छोटे मोटे नेता नहीं, ये विधायक सांसद नहीं, आला नेतृत्व जो मठाधीश जो देश का चलाते हैं। ये अभी तक कांग्रेस ने 4-5 दशक तक चलाया, उसके बाद जनता दल, ये जातिवादी और क्षेत्रवादी पार्टियां आई, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। तो ये लोग चलाते हैं, अपने अपने मठाधीशों को देते हैं। किसी का कोई वो योग्य व्यक्ति का आगे नहीं बढ़ने देते हैं, प्रतिभावान लोग। अब उत्तराखंड में अभी ये चुनाव के टाइम पे प्रधानमंत्री ने टोपी भी पहन ली उत्तराखंड के टाइप की। लोग कब से कह रहे हैं भाई साहब गैरसैंण राजधानी दे दो, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। भू कानून दे दो, वो सुनने के लिए मोदी जी तैयार नहीं। राष्ट्रवाद की गुट्टी पहनाते हैं। राष्ट्रवादी तो उत्तराखंड के खून में बसा हुआ है, वो मजबूर हैं करने के लिए। परंतु आज उत्तराखंड राज्य हो रहा, तो 26 जनवरी में टोपी पहन ली तो लोग खुश हो गए, ताली बजा रहे हैं। भाई बहनों क्या कहा उत्तराखंड की रैली में, उससे भी गदगद हो गए कि भाई अपनी भाषा, अपने थोड़ा काम भी किए उन्होंने। प्रदेश सरकार ने काम नहीं किए, वो तो भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है काम नहीं किए उन्होंने। न कार्य नेतृत्व निकला, न प्रदेश के हित में रहे, न पार्टी के हित में रहे। अब उन्होंने क्या किया, 2-3 पद्मश्री दे। पद्मश्री जो जनता के हृदय में बसे हैं, नरेंद्र सिंह नेगी, उसको कोई सरकार नहीं दे रही है। कांग्रेसी भी नहीं देते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले भी नहीं देते हैं। डरते हैं कि ये बेनकाब कर देता है, चौराहे में नंगा कर देता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के कृत्यों को, जो जन विरोधी नेता होते हैं उनके कृत्यों को, ये उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने की बात कर, उससे उन्हें कोई नहीं मतलब। कि नरेंद्र सिंह नेगी ने पर्यावरण से लेकर नशा के खिलाफ से लेकर उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लेकर, भारतीय सैनिकों से लेकर भारतीय आम जनमानस के हृदय में बसने वाले नरेंद्र सिंह नेगी नहीं देंगे जी पद्मश्री। उनका है चौधराट जैसे भारत के बड़े बड़े नेताओं को नहीं दिया है नोबेल पुरस्कार। गांधी का नाम कई बार गया, अन्यों का गया। ये मानक तय करते हैं पश्चिमी देश के लोग कि हम
जिसे चाहेंगे उसे देंगे और दे देते थे किसी को भी जिसको अमेरिका और उसके गिरोह इशारा करे। तो ये वर्चस्व की जंग है। इस वर्चस्व की जंग में आज ये चल रहा है। इसलिए इस संसार में एक मजबूत सरकार की ज़रूरत है जो संसार को और समाज को सही दिशा दे सके। आम जनता तो उस दिशा में चलने के लिए हम इधर इस देश की तरफ देखते हैं जिसको अमेरिका ने तबाह किया। कर्नल गद्दाफी के लीबिया में, वहाँ पर आम जनमानस को कर्नल गद्दाफी ने शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, देश के संसाधनों का लाभांश दे रहा था, उसको तबाह कर दिया उस देश को। उसमें कुछ कमियां होगी, उसमें सुधार किया जा सकता था कर्नल गद्दाफी में, पर उसको तबाह कर दिया लोकतंत्र के नाम पर विश्व के जत्थेदार अमेरिका ने। और अमेरिका कई मामलों में, ट्रंप के मामले में बहुत अच्छा था। जिस प्रकार से इस्लामिक आतंक से पूरा संसार तबाह हो रखा है इन दिनों, उसके लिए कहीं ना कहीं अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र गुनाहगार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान में रूस को भगाने के लिए और अरब देशों में सल्तनतों को उखाड़ने के लिए इन आतंकियों का सहारा लिया, चाहे अलकायदा के हो, चाहे अन्य आतंकी हो, इस्लामिक कट्टरपंथियों का। आज यही तमाम इस्लामिक देश चीन के खिलाफ आवाज़ उठाने के काम नहीं करते हैं, जो वहाँ के मुस्लिमों को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तथाकथित मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो ये मुखौटा है। संसार में भले ही शिक्षा के नाम पर लोग पढ़ लिख गए, पर अपने हित को, राष्ट्र हित को, न्याय हित के लिए संघर्ष करने के लिए, दिशा देने के लिए अभी विश्व को एक मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है। वही नेतृत्व भारत और उत्तराखंड को भी ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।